Morning student, welcome back with the next topic, cyclotron. Cyclotron is a device which is used to accelerate charged particle to high speed or high energy. यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करने के लिए या हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस या सेटअप हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन की जो वर्किंग है इट इज बेस्ड ऑन टू important concept that when a charged particle is placed in uniform electric field, it accelerates in the direction of electric field, and when it is passing through a uniform magnetic field, it moves along a circular path. यानी कि that magnetic force, जो magnetic force होगा, it acts perpendicular to the velocity, hence it can never change its magnitude. वो सिर्फ उस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फोर्स उसको एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाता है. तो इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उन दोनों के कंबाइंड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. तो यहाँ पर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है एक बार लास्ट में, हम टॉपिक के लास्ट में एक बार और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार बात बोल रहा हूँ. यहाँ पर ये जो दो डीज हैं, D1 एंड D2, दे आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. इस ऑसिलेटर का क्या काम है? टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द डीज. यानी कि पोलैरिटी चेंज होने के साथ साथ इन दोनों इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है वो आप ध्यान दें. दिस मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज यूज्ड टू सर्कुलेट द चार्ज पार्टिकल सो एज टू पास इट अगेन एंड अगेन थ्रू द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. यानी वो बार बार चार्ज पार्टिकल को उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से पास करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूज की जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा. तो हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं एज ए वर्किंग प्रिंसिपल, या फिर हम दो सेपरेट स्टेटमेंट लिखते हुए हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख सकते हैं. तो सेपरेट स्टेटमेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. ये दो सेपरेट स्टेटमेंट हो गए. दोनों को कंबाइन करना है तो क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू सर्कुलेट द चार्ज पार्टिकल सो एज टू पास इट अगेन एंड अगेन थ्रू दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से पास करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज कर रहे हैं. अब एक बार इसके कंस्ट्रक्शन पर अगर हम ध्यान दें, दिस साइक्लोट्रॉन इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डीज. ये D1 और D2, दीज आर द टू सेमी सर्कुलर हॉलो डीज, ओके, व्हिच आर कनेक्टेड टू ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर. और उस ऑसिलेटर का क्या काम है? टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द डीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एंड दिस सेटअप is placed in between two strong magnetic poles, north and south pole. Means एक तरह से हम बोल सकते हैं कि these two semicircular Ds, they are placed in uniform magnetic field in such a way that the magnetic field is perpendicular to the plane of the Ds. ये magnetic field इस Ds के plane के perpendicular है, okay? And यहाँ पर एक विंडो है जिससे फाइनली हाई एनर्जी पार्टिकल विंडो से बाहर निकलेगा, and that may be used to hit any target, या किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है. तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो है सेमी सर्कुलर डीज, ओके, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, दीज मैग्नेटिक पोल्स, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड यहां पर एट द सेंटर ऑफ दीज टू डीज आयन सोर्स इज प्लेस्ड. उस आयन सोर्स का क्या काम है? टू प्रोड्यूस एनी आयन. किसी आयन को वो प्रोड्यूस करेगा एंड दैट आयन इस सेटअप के थ्रू उस आयन को एक्सेलरेट किया जाएगा टू हाई स्पीड, ओके. अब यहां पर इसकी वर्किंग को समझने के लिए आप ध्यान दें, मैं फिर से सेपरेट यहां पर एक ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको इस वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकूं. ये D1 है और ये D2 है. सपोज एट एनी इंस्टेंट D1 is of positive polarity and D2 is of negative polarity. अब D1 पॉजिटिव पोलैरिटी होने का मतलब क्या है कि इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डीज के बीच में सेटअप होगी, एंड डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव D to negative D. Now if ion source produces charge at that instant, that charge particle accelerates in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस दैट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जैसे ही ये इस रीजन से डी के अंदर एंटर करेगा
इस गैप में से डी के अंदर एंटर करेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर हो गया और ये डी किस रीजन के अंदर रखी हुई है? इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। अगर हम डी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, यानी एक तरह से ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज इन inward magnetic field. Cross sign represent inward magnetic field. And in such case, the charged particle in the uniform magnetic field, it follows a circular path. वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, यानी कि D2 के अंदर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और जैसे ही सेमी सर्कुलर पाथ कवर अप कर रहा है, अगेन इट रीचेज इन बिटवीन द गैप ऑफ द टू डीज, दोनों डीज के बीच का जो गैप है उसमें वो पहुंच रहा है। एट द सेम टाइम this high frequency oscillator changes the polarity of the two D's. पहले इसकी polarity पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव। Now D2 is of positive polarity and D1 is of negative polarity. इसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के चेंज होने के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल है, इट विल फर्दर एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंटर्स विद लार्जर वेलोसिटी इन D1, यानी कि वो लार्जर वेलोसिटी से D1 में एंटर करेगा। क्योंकि ये लार्जर वेलोसिटी से D1 में एंटर कर रहा है तो इस D1 में वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ऑफ लार्जर रेडियस, एंड अगेन आफ्टर कवरिंग सेमी सर्कुलर पाथ इट अगेन रीचेस टू द गैप बिटवीन द टू डीज। और उसी इंस्टेंट पर फिर से ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उनकी पोलैरिटी को चेंज करेगा, एंड इन दिस वे द चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई स्पीड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थियोरेटिकल जो हमने वर्किंग डिस्कस की है वो आपको समझ में आ गई होगी, बट दिस वर्किंग इज इनकम्प्लीट। ये वर्किंग इनकम्प्लीट है अगर हम इसके मैथमेटिकल पार्ट को डिस्कस ना करें। तो अब आप ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू Q VB साइन ऑफ 90। द रीजन इज दैट कि चार्ज पार्टिकल D के अलोंग मूव कर रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मींस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90, एंड साइन ऑफ 90 इज 1। मींस दिस मैग्नेटिक फोर्स इट इज इक्वल टू QVB। ओके, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। मींस एक तरह से हम बोल सकते हैं दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड necessary centripetal force to the charge particle. Magnetic force is equal to QVB, whereas centripetal force its formula is mv square by r. V से एक v cancel, from here we can write r is equal to mv upon qb. अब इस रिलेशन को अगर हम चेक करें तो हमें क्लियरली एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि r is directly proportional to v. R is directly proportional to v, वो हमने यहां पर भी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी पहले कम थी तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ स्मॉल थी, फिर इस गैप में आने पर चार्ज पार्टिकल फर्दर एक्सेलरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ी तो सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस भी बढ़ गई। मींस with the increase in velocity of the circulating charge, radius of that circulating charge also increases, यानी उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें कि हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीट वन सर्कुलर revolution, so that will be equal to distance covered upon speed. Again from this relation r upon v, that will be equal to m by qb. तो हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi m upon qb. ओके, अब इस टाइम पीरियड को देखकर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ये ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द दैट चार्ज पार्टिकल वो भी कांस्टेंट है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका क्या मतलब है कि चार्ज पार्टिकल को हर सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए सेम टाइम लगेगा। ओके, मतलब इवन इफ उसकी रेडियस कम है तब भी उसको उतना ही टाइम लग रहा है। रेडियस बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ गई, इसलिए उस लार्जर सेमी सर्कुलर पाथ को कवर अप करने के लिए भी उसको सेम टाइम लग रहा है, एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी की बात करें, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इट मींस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb upon 2 pi m. Okay, and it is also independent of radius and velocity. Means
सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियस के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज दैट this frequency of circulating charge particle, it must be equal to the frequency of the oscillator. अगर ये frequency मैच हो रही है, only in that case the charge particle accelerates to high energy। यानी कि frequency मैच होने का मतलब क्या है, जब भी चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर गैप में पहुंचे, पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट सेमी सर्कुलर पाथ कवर अप कर जैसे ही वो गैप में पहुंचेगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। ओनली इन दैट केस द चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू हाई स्पीड और हाई एनर्जी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलेटिंग चार्ज इट मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, देन इट विल क्रिएट रेजोनेंस, मींस उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को अगर हम एक बार फिर से डिस्कस करें तो बहुत आसानी से वो लैंग्वेज और स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्किंग प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना है वो आप ध्यान दें। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू सर्कुलेट द चार्ज पार्टिकल सो एज टू पास इट अगेन एंड अगेन थ्रू द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ये जो रीजन है, इस रीजन से बार बार उसको पास करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो magnetic field is used to circulate the charged particles so as to pass it again and again through oscillating electric field region. Now as we know that R it is equal to mv upon qb. Okay, अब ध्यान देना कि जब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, रेडियस ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज भी इंक्रीज होगा, लेकिन इस सर्कुलेटिंग चार्ज की रेडियस जैसे ही सेमी सर्कुलर डीज की रेडियस के इक्वल हो जाए, मींस इफ the radius of circulating charge became equal to the radius of these semicircular Ds. In such case, the velocity also became maximum. उस केस में यानी कि velocity maximum हो जाएगी, उसके बाद में उसको further accelerate नहीं करवाया जा सकता। फाइनली उस केस में उस चार्ज पार्टिकल को एग्जिट किया जाता है from any window to hit any target. In that case, velocity will become maximum, यानी कि वो उस केस में वो maximum velocity होगी, उससे ज्यादा उसको और स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती। उस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज v नॉट। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट r नॉट इज इक्वल टू m v नॉट अपॉन qb। ओके, तो यहां से हम v नॉट की वैल्यू को लिख सकते हैं, v नॉट वैल्यू इज इक्वल टू qb r नॉट अपॉन m। ये मैक्सिमम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस स्पीड तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया जा सकता है। अब अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो maximum kinetic energy it is equal to maximum kinetic energy gained by the charged particle while circulating through this cyclotron is equal to half of mv square v naught square। कि जब velocity maximum होगी kinetic energy भी maximum होगी, तो maximum kinetic energy is equal to half of m and v naught square, and v naught is equal to q b r naught upon m, तो इनका स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल व्हाइल सर्कुलेटिंग थ्रू ए साइक्लोट्रॉन। ओके, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब ये जो पार्ट हमने यहां डिस्कस किया है, ये अगर आपसे कहा जाता है तो इसको एग्जाम में लिखना है, अदरवाइज इस पार्ट को आपको स्किप करना है। इससे पहले का जो मैथमेटिकल पार्ट था, दैट इज थ्योरी पार्ट था, वो वर्किंग के साथ में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए कहा जाता है तो इन स्टेप्स को आपको यूज करना है, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहां पर साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और टॉपिक है, और जो एग्जाम में पूछा भी जाता है वो है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। As we know that frequency of circulating charge particle, it is equal to qb by 2 pi m, and it is independent of radius and velocity। radius और velocity पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इसके साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ा था
कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेटिंग चार्ज इट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर. Only in that case the charged particle can be accelerated to high speed. According to the theory of relativity, the kinetic mass of any particle is given by m naught upon under root of 1 minus v square by c square. This relation clearly indicates that as velocity increases, kinetic mass of circulating charge also increases, and as mass of circulating charge increases or changes, frequency also changes, and as frequency changes it get mismatched with the frequency of the oscillator, यानी कि वो oscillator की frequency से match नहीं होगा. इसकी पहली लिमिटेशन क्या है कि इस साइक्लोट्रॉन की वर्किंग में एक assumption लिया गया है. वो assumption क्या है कि mass of the charged particle will remain constant, लेकिन जब वेलोसिटी एक लिमिट यानी एक लिमिट को क्रॉस करता है तो मास भी चेंज हो जाता है. मास के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से वो ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी से मिसमैच हो जाएगा. तो उस केस में चार्ज पार्टिकल को फर्दर एक्सेलरेट नहीं करवाया जा सकता. सेकंड इसकी लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन. यहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेलरेट किया जा सकता, इसके पीछे रीजन क्या है? वी नो दैट जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. फोर्स लगने के कारण उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू qe, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू qe by m. ओके, अब आप ध्यान देना, सपोज अगर हम एक प्रोटॉन की बात करें और एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, व्हेन दे एंटर्स इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पर फोर्स इक्वल लगेगा क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन दोनों में एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच स्मॉलर देन द मास ऑफ प्रोटॉन. तो क्योंकि ये मास बहुत कम होने के कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा. एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसकी जो स्पीड है इट quickly approaches toward the speed of light, यानी बहुत तेजी से इसकी स्पीड चेंज होगी, और बहुत तेजी से स्पीड चेंज होने के कारण उसका काइनेटिक मास चेंज होगा. काइनेटिक मास के चेंज होने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सर्कुलेटिंग चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होगी, और इट गेट मिसमैच्ड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, यानी उसको फर्दर एक्सेलरेट नहीं करवा पाएंगे एक लिमिट के बियॉन्ड. ओके, तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है. थर्ड लिमिटेशन ये है कि न्यूट्रल पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन, क्योंकि साइक्लोट्रॉन की वर्किंग ही किस पर बेस्ड है कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. अगर न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है. होप दैट कि आज का ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा.